नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम 10th क्लास की साइंस पढ़ रहे थे, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु। और ये कक्षा 10 का टॉपिक है ना। टोटल बेस्ड है एनसीईआरटी पर। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में चलेगा, जैसे कि आपके सामने नोट्स में दिखाई दे रहा होगा। चलिए दोस्त, पहली लाइन लिखिए। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से 90 से अधिक क्या हैं, धातु हैं, और 22 अधातु हैं, और कुछ 2 अपधातु हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, तो इस हाइड्रोजन को छोड़ दो बस। इस हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद जितना मैं यहाँ से आपको दिखा पा रहा हूँ, ये सारी क्या है, ये सारी धातु हैं। ये सारी क्या हैं, धातु हैं। और ये जितनी मैं अभी यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, ये सारी अधातु हैं। ठीक है। और ये जो पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये सारे क्या हैं, ये सारी उपधातु होती हैं। क्या होती हैं? ये सारी उपधातु हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सर? बिल्कुल सही बात है ना। ये आपको दिखा दिया मैंने, ज़्यादा ही लाड़ में आ गया मैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको तत्व तो पता ही होगा कि सर कि वो एक छोटा सा छोटा पार्टिकल जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। लिखा है, तत्वों को उनके गुणों के आधार पर धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कि उनके जिस प्रकार से उनके गुण होते हैं, उसी प्रकार से हम उनको विभाजित करते हैं। जैसे कुछ धातुओं के उदाहरण आप देख रहे हैं, तो लोहा एक धातु है, उसे हम धातु कहते थे। एल्युमिनियम को हम धातु कहते हैं, सिल्वर को हम धातु कहते हैं, तांबा को हम धातु कहते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण अधातु के, जैसे हाइड्रोजन है अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, सल्फर भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। ऐसे ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये H, ये मैंने अभी बोला था, इसको छोड़ देना। ये वाला जो पदार्थ, ये भी क्या है आपका, ये अधातु है। फिर आप बोलेंगे सर यहाँ क्या कर रहा है, अवाल तो आपने बताया अधातु उस साइड थे। अब देखो अपवाद है भाई, तो यही आता है तो यहीं रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब देखो, अब कुछ धातु, अब हमें बात करें, इनको वर्गीकृत करेंगे, धातु और अधातु को। इसको गैर धातु को क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस गैर अधातु ही बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे? अधातु है यही। ठीक है, अब देखिए, बात करें चमक की। पहला पॉइंट क्या है? चमक। तो धातुओं की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है भाई, बिल्कुल सही बात है। जबकि अधातु इन ये चमकदार नहीं होती। बस देखो, अपवाद बहुत याद करने पड़ेंगे। अपवाद मतलब जो उस कैटेगरी का होके भी इसके गुण के फॉलो नहीं करता। जैसे कि आयोडीन एक अधातु होती है, लेकिन फिर भी क्या होती है? चमकदार होती है। कैसी होती है? चमकदार। बाकी कोई भी अधातु जो है चमकदार नहीं होती। बात करूँ कठोरता की, वे आमतौर पर कठोर होते हैं। धातु क्या होते हैं? आमतौर पर कठोर होते हैं। लेकिन सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को छोड़कर जो नरम होते हैं, उन्हें हम चाकू से काटा जा सकता है। अब लेकिन ये सोडियम धातु, लिथियम और पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम इतनी नरम धातु हैं, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। किससे काट सकते हैं अपन? चाकू से काट सकते हैं। सामान्य अब जो अधातु होती हैं सामान्यतः नरम होती हैं, हीरे को छोड़कर, क्योंकि हीरा बहुत कठोर होता है। जो कार्बन का एक रूप है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ये धातुओं में छोड़ो, सबसे कठोर पदार्थ जो दुनिया में पाया जाता है, तो वो आपका हीरा है। क्या है? हीरा। अब हीरा इतना कठोर होता है कि हीरे का उपयोग पत्थर को काटने में भी किया जाता है। समझ सकते हैं आप कितना कठोर है। बात करें राज्य की, राज्य नहीं होगा यहाँ पर, अवस्था की बात करूँ, यहाँ अवस्था लिख लो तो ज़्यादा सही है। अवस्था, ठीक है ना। बात करूँ, ठोस रूप में विद्यमान होते हैं धातु। क्या होते हैं? ठोस रूप में विद्यमान होते हैं। पारा को छोड़कर धातु क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठोस या गैसीय रूप में भी पाए जाते हैं। तो जो अधातु होते हैं वो भी क्या होते हैं? ठोस और गैसीय रूप में पाए जाते हैं। अब इसका अपवाद क्या है? ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। ब्रोमीन आपका तरल अवस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो ब्रोमीन आपका तरल अवस्था में पाया जाता है। बात करूँ लचीलापन, धातु को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक अगाध वर्धित धातु है। अगाध वर्धित धातु है मतलब खींचकर, लचीलापन मतलब अगाध वर्धित, शीट में कन्वर्ट करना। अधातुएं अगाध वर्धित नहीं होती, ये इनको शीट में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। अगला है लचीलापन, धातु को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये गैर तन्य होते हैं, मतलब अधातु में अपन नहीं कर सकते। आप जानते होंगे धातु, जो सबसे ज़्यादा लचीली धातु होती है वो सोना होती है, क्योंकि सोने के 1 ग्राम तार से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, सोने के 1 ग्राम से। ठीक है,
बात करें ऊष्मा और विद्युत के सुचालक। अब देखो धातुएं ऊष्मा और बिजली की अच्छी संवाहक होती है। संवाहक मतलब अपने अंदर से बिजली को भी जाने देती हैं और ऊष्मा को भी ट्रांसफर नहीं। जैसे आपने देखा होगा लोहे की एक रॉड लो, एक साइड से गर्म करोगे तो दूसरी साइड अपने आप गर्म हो जाती है। लेकिन अधातुएं ऐसी ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। कुचालक मतलब अपने अंदर से ट्रांसफर नहीं होने देती। भाई लकड़ी को एक साइड से जला दो, है ना, लेकिन दूसरी साइड से गर्म होती है क्या? नहीं होती दोस्त। लेकिन इसके भी अपवाद हैं कि चांदी तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छे संवाहक होते हैं। चांदी और तांबा में सबसे ज़्यादा ऊष्मा जाती है। और सीसा और पारा ऊष्मा के खराब संवाहक होते हैं। मतलब सीसा और पारा भी क्या है, इसके अपवाद हैं। आपको अपवाद बहुत याद करने पड़ेंगे दोस्त, है ना, इस चैप्टर में। मतलब आधा अपन चैप्टर सही पढ़ेंगे, आधा अपवाद पढ़ लेंगे, तो ऐसी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी पड़ेंगी। घनत्व की बात करूँ मैं, सामान्यतः उच्च घनत्व और उच्च गलनांक होते हैं। आप देखे होंगे धातु जब बहुत जल्दी पिघलती नहीं है, तो पिघलती नहीं है तो उच्च गलनांक होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाकर गलेंगे। घनत्व मतलब मजबूती बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कम घनत्व होते हैं। जो अधातु होते हैं कम घनत्व होते हैं और कम बिंदु पर जल जाते हैं। मधुर मतलब यहाँ पर साउंड की बात कर रहे हैं। साउंड, धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? ध्वनि। जबकि वे मधुर नहीं होती। साउंड, धातु में साउंड नहीं आता। ऑक्साइड की बात करूँ, धातु ऑक्साइड की प्रकृति से क्षारीय होती है। धातु के ऑक्साइड क्या होता है? प्रकृति से क्षारीय, यानी बेस होते हैं, बेसिस होते हैं, है ना। लेकिन अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति होते हैं। लेकिन अधातु के ऑक्साइड जो कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मतलब ये एसिड होते हैं, एसिडिक होते हैं इन नेचर। ये कैसे होते हैं? ये एसिडिक होते हैं इन नेचर, मतलब अम्ल होते हैं। अब अम्ल और क्षारपन ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अम्ल और क्षार में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आइए बात करता हूँ धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। धातुओं के वायु के साथ प्रतिक्रिया क्या होती है? जब धातु वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? देखा है, वे रासायनिक प्रक्रम जिन्हें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है दहन कहलाते हैं। तो दहन क्या कहता है? दहन का मतलब होता है जब भी कोई पदार्थ आप जला रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उससे कोई ना कोई हीट ऊष्मा निकले, उसे हम दहन कहते हैं। मतलब आग लगाना कुल मिला के दहन की प्रक्रिया है। ठीक है। सामान्यतः धातु वायु में दहन चमकदार ज्वाला के साथ होता है तथा लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। बोला कि अधिकतर सभी धातुएं जल जाती हैं, आप जलाएंगे तो जल जाएंगे। और धातु और ऑक्सीजन जलाओगे तो क्या बनाएंगे? धातु के ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? धातु प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करके बनता है, धातु के ऑक्साइड बनते हैं। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की परिस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। तो देखो कॉपर की रिएक्शन जब कॉपर ऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बने, ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और याद रखना कि कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? काला होता है। ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? काला रंग का होता है, काला रंग होता है। ठीक है। बोला इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। एल्युमिनियम को जब जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं धातु के जो ऑक्साइड होते हैं गुणधर्म क्या होते हैं। लगा सामान्यतः धातु के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। वो ऊपर पढ़ा था अपन ने। ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होने के तात्पर्य इनके अम्लों की क्रिया करने पर ये क्या करते हैं? लवण और तथा जल प्रदान करते हैं। अपन ने पढ़ा होगा कि अम्ल तथा क्षार की जब रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। ये अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड हैं। ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के प्रदर्शित करते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से विक्रिया करते हैं। देखो उन्हें बोलते हैं इन उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? जो अम्ल तथा क्षार दोनों की प्रकृति दिखाए इन्हें बोलते हैं उभयधर्मी। तो जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है और जिंक का ऑक्साइड है ये क्या होंगे? ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड ये क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखा है अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। मतलब अधिकांश धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड अधिकतर क्या होता है? जल में घुलते नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जल में घुलकर क्या कर देते हैं? क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, इनको घोलोगे तो बेटा क्या प्रदान करेंगे? ये आपको क्षार प्रदान करेंगे। पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड ये क्या है? ये आपको क्षार देते हैं। क्या दे देते हैं? क्षार। अब देखो दोस्त इसमें चैप्टर सिंपल भी बोल सकते हो, कठिन भी बोल सकते हो। सीधी सीधी बातें हैं वो आपको रट लेनी है, बस बात खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ याद करना ही नहीं है। मतलब याद करने वाला ज़्यादा चैप्टर है, समझाने वाला चैप्टर कम है, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं वो होंगी। अब धातु के साइड, अब एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति, एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो क्षारीय है, उभयधर्मी है। मतलब अम्ल क्षार दोनों गुण दिखा रहा है तो दिखा रहा है दोस्त। इसके अंदर अपन कुछ याद नहीं, कुछ कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
लिखा है सोडियम और पोटेशियम इतनी तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हैं, अगर खुले में रखा जाए तो आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? ऐसी धातु नहीं जिन्हें जिसे किस में डुबा कर रखा जाता है? केरोसिन में, क्योंकि जैसे ही हवा में लेके आएंगे तो ये क्या कर लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। अब लगा है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड की सतह ऑक्साइड की पतली परत से ढकी होती है, जो उन्हें आगे ऑक्सीकरण से होने से रोकती है। तो इन सभी मेटल के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन की एक परत ढकी रहती है। तो इससे क्या होता है? इनका आगे ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं हो पाती। लगा लोहा गर्म करने पर नहीं जलता, लेकिन लोहे के भराव तेज़ी से जलता है। लोहे के भराव मतलब लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन्हें तुम जलाओगे तो बहुत तेज़ी जलेंगे, लेकिन तुम लोहे को जलाना चाहोगे इकट्ठा कि लोहा जल जाए, तो वो नहीं जलेगा, ध्यान रखना। ठीक है। लिखा है कि कॉपर जलता नहीं है, लेकिन काली कॉपर ऑक्साइड के साथ लेपित होता है। अब जैसे कॉपर को आप जलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, पहले अपन ने पढ़ा था CuO बनाता है। तो ये जलता तो नहीं है, लेकिन ये जो कॉपर ऑक्साइड की परत बनती है कैसे रंग की होती है? तो काले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है दोस्त? काले रंग की। देखा है सिल्वर और गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते, तभी तो उनके जेवर बनते हैं भाई। तभी तो जेवर बनते हैं। जेवर क्यों बनते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते। क्या नहीं करते? रिएक्शन। इतनी बात आपको समझ में आएगी, है ना? तो उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़ेंगे अपनी क्लास से, अगली क्लास से। तब तक के लिए धन्यवाद।